नमस्कार। कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ इस साहित्यिक सफर पर। मेरा नाम है मनीषा और हमारी आज की कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, भाग 21। पिछले भाग में आपने सुना सारे विंध्यखंड में विप्लव की आग उठ गई। दिल्ली का पतन हुआ और बहादुर शाह को कैद कर लिया गया। बिठूर का पतन हुआ। नाना साहब किसी तरह परिवार सहित लखनऊ पहुंचे। राव साहब और तात्या टोपे कालपी आ गए और यहां से युद्ध की योजनाएं बनाने लगे। रानी की स्त्री सेना मजबूत होती जा रही थी। वह महालक्ष्मी मंदिर में जाते हुए और लोगों से मिलती, उनके दुख दर्द सुनती, समस्याओं का समाधान करती थी। विजयदशमी पर नत्थे खां वाले युद्ध के बचे हुए वीरों को पुरस्कृत किया गया। पीर अली ने आगे बढ़कर युद्ध में किए अपने कृत्य बताए जो रानी को अच्छे नहीं लगे। रानी ने जवाहर सिंह को युद्ध सामग्री के साथ अन्न, चूना, ईंट, पत्थर इकट्ठा करने को कहा और साथ ही उसे अधिक से अधिक लोगों को लड़ने के लिए तैयार करने को भी कहा। बिहार अवध में विप्लवकारियों में व्यवस्था न थी। बड़े सरदार या राजा के निधन पर अनुशासन की कमी से उनकी हार होती जा रही थी। दक्षिण में राहतगढ़ सागर से 24 मील पर था, जहां से पठानों को हार कर किला छोड़ना पड़ा। इन्हीं पठानों ने आगे जाकर झांसी की शरण ली और वहां की सेना का अंग बनना स्वीकार किया। जनरल रोज ने सागर और गढ़ाकोटा अधिकार में लिया। इसके बाद रोज ने एक टुकड़ी शाहगढ़ बखतबली से लड़ने भेजी और दूसरी मर्दन सिंह से लड़ने नारहट घाटी में, जिससे रोज ने दोनों को हरा दिया। पीर अली के कारण अंग्रेजों को झांसी से काम के समाचार मिलते रहते थे। झांसी में झलकारी से निशानाबाजी के दौरान एक गोली बछिया को लगने के कारण हंगामा हो गया, क्योंकि झलकारी नीची जाति की थी और बछिया एक ब्राह्मण की। यह स्थिति रानी के सामने लाई गई तो रानी ने सूझबूझ से झलकारी को पंचायत के निर्मम फैसले से बचाया। अब आगे। अस्त। क्या सचमुच? मदनपुर की लड़ाई जीतने के बाद रोज की सेना ने शाहगढ़ को अधिकार में किया। फिर मडावरा की गढ़ी को कब्जे में करने के उपरांत बानपुर राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। बानपुर के महल के कुछ भाग को तोप से उड़ा दिया, बाकी को जला दिया और इन दोनों राज्यों के बड़े कर्मचारियों को फांसी पर चढ़ा दिया। इन महलों में पुस्तकों और चित्रों का भी संग्रह था, परंतु विप्लवकारियों की संपत्ति होने के कारण वे अस्पृश्य हो गए थे। वध और अग्नि बरसाती हुई रोज की सेना 12 मार्च सन 1858 को तालबेहट आ पहुंची। तालबेहट का प्राचीन दृढ़ किला लड़ाई के लिए उपयुक्त था, परंतु उसमें विप्लवकारी बहुत थोड़ी संख्या में थे और उनका नायक कोई बड़ा आदमी न था। मुकाबले में रोज सरीखा, चतुर और विजय प्राप्त सेनापति तथा अंग्रेजों की विशाल सेना और तोपें। विप्लवकारी भाग गए और रोज ने तालबेहट का किला सहज ही अधिकार में कर लिया। चंदेरी में बानपुर के राजा का एक दस्ता था। रोज ने सोचा बगल के इस कांटे को पहले निकाल डालना चाहिए। उसने चंदेरी पर हमला करने के लिए अपने एक अफसर ब्रिगेडियर स्टुअर्ट को भेजा। स्टुअर्ट ने बिना किसी कठिनाई के चंदेरी को पराजित कर दिया। झांसी की पूर्वी तहसील मऊ में एक छोटा सा गढ़ था। इस गढ़ में रानी की ओर से काशीनाथ भैया और आनंद राय इत्यादि छोटे छोटे जागीरदार तैयारी कर चुके थे। मऊ के दमन के लिए रोज ने बानपुर विध्वंस के बाद अपना एक दस्ता सीधा भेज दिया था। रोज ने झांसी पर चढ़ाई करने के पहले रानी लक्ष्मीबाई के पास संवाद भेजा। आप अपने दीवान लक्ष्मण राव, लाला भाऊ बख्शी, मोरपंत तांबे आपके पिता, नाना भोपटकर, दीवान जवाहर सिंह, दीवान रघुनाथ सिंह, कुंवर खुदा बख्श और मोती साई के साथ निशस्त्र चलिया में, अन्यथा कठोर और भयंकर फल के लिए तैयार रहें। इस प्रकार के संवाद के लिए रानी तैयार थी, परंतु जिस मोती साई को जनरल रोज चाहते थे, उसके स्मरण से
रानी के दीवान खास में हंसी का तूफान खड़ा हो गया। नाना साहब, रानी ने हंसी को रोक कर कहा, इस मोती साई को कहां से पकड़ बुलाऊं? नाना भोपट करने कहा, सरकार के यहाँ यदि बनावट चलती होती और जाली सिक्के ढलते होते तो किसी न किसी को साई का चोगा पहना दिया जाता। मोतीबाई दीवान खास में मौजूद थी। झुंझलाई हुई सूरत बनाकर बोली, सरकार, दूत को बुलाकर पूछा जाए कि मोती साई किस हुलिया का आदमी है। मोरोपंत ने कहा, उसके लंबी दाढ़ी होगी, बड़े बड़े केश और खूनी आंखें। साईयों और साधुओं ने अंग्रेजी फौज के भड़काने में ज्यादा भाग लिया है, इसीलिए रोज को एक साई भी चाहिए। दीवान लक्ष्मण राव गंभीर होकर बोले, सरकार, उत्तर जल्दी भेज दिया जाना चाहिए। दूत को शीघ्र लौटना है, क्योंकि उसको कोई भी अपने घर नहीं ठहराना चाहेगा। भाऊ बख्शी ने कहा, और रोज यहां से बहुत दूर भी नहीं है, शायद दूत के पीछे पीछे आ रहा हो। मोतीबाई ने पूछा, और यह मोती साई कौन सी बला है, इसका क्या उत्तर होगा? रानी ने हंसी को दबाकर कहा, मैं बतलाऊंगी। लक्ष्मण राव फिर बोला, क्या उत्तर दिया जाए? रानी ने और भी अधिक गंभीर होकर कहा, मैं अकेली उत्तर देने वाली कौन होती हूं? झांसी के समग्र मुखियों को, सब जातियों के पंचों को जोड़ो। अपने सब सरदार इस समय झांसी में ही हैं। वे सब और आप लोग एक मत होकर कह दें तो मैं अकेली निशस्त्र चली जाऊंगी। वाक्य समाप्त होते होते रानी ने श्वास और उच्छ्वास लिए और किसी उखड़ते हुए भाव का कठोरता के साथ नियंत्रण किया। तुरंत झांसी के मुखिया, पंच, सरदार इत्यादि इकट्ठे किए गए। जो कुछ उन लोगों ने कहा उसमें महत्व की बातें ये थी, लड़ेंगे, अपनी झांसी के लिए, अपनी रानी के लिए मरेंगे। हमारे पास जितना रुपया और आभूषण है, सब स्वराज्य की लड़ाई के लिए रानी के हाथ संकल्प है। हम दिखलाएंगे कि झांसी का पानी कितना स्वच्छ और कितना गहरा है। आप अंग्रेजों को उत्तर दीजिए कि झांसी उन लोगों की मां की छठी के दूध की याद दिलवावेगी। जनमत रानी के मत से मिला हुआ था ही, इस समय बहुत प्रबल हो गया, परंतु रानी ने झांसी की हुंकार को वीणा की टंकार में परिवर्तित करके भेजा। उन्होंने लिखा, मिलने के लिए क्यों बुलाया, इसका ब्यौरा आपने कुछ नहीं दिया। मिलाप के पर्दे में मुझे धोखा दिखलाई पड़ता है। मैं स्त्री हूं, निशस्त्र कैसे आ सकती हूं? राज्य के दीवान और बख्शी ससैन्य आ सकते हैं। रानी ने इस चिट्ठी पर अपने हस्ताक्षर किए। भोपटकर से कहा, आपकी नीति का क्या फल हुआ? उसने उत्तर दिया, यही कि अंग्रेज लोग बिना सूचना के झांसी पर नहीं चढ़ दौड़े। मार्टिन को चिट्ठी लिखी थी? हाँ सरकार, उसने जबलपुर के कमिश्नर को और इस जनरल को अवश्य कुछ लिखा होगा। फल? कुछ समय मिल गया, यही बहुत है। दूत को रानी की चिट्ठी दे दी गई। दूत गया। उसने प्रस्थान न कर पाया होगा कि पीर अली ने रानी के पास संदेशा भेजा, सरकार की आज्ञा हो तो मैं अंग्रेज छावनी की खबर ले आऊं कि कितनी और कैसी सेना है तथा कितनी तोपें हैं और वे लोग किस ढंग से झांसी पर आक्रमण करेंगे। मोतीबाई ने इन बातों का पता लगाने का सामर्थ्य तो प्रकट किया, परंतु पीर अली के भेजे जाने पर आक्षेप नहीं किया। पीर अली को अनुमति मिल गई। रानी ने मोतीबाई से कहा, तेरा नाम कैसे सुंदर रूप में अंग्रेजों के पास पहुंचा है? मुझको कोई संदेह नहीं, मेरे जासूसी विभाग के सरदार ही को साई बना लिया गया है। मोतीबाई बोली, सरकार के सामने गाली नहीं निकली, परंतु यदि उस मुंह झोंसे रोज को पा गई तो तोप, बंदूक या तलवार से सच्चा नाम बतलाए बिना न मानूंगी। मैं तो दरबार में बड़ी कठिनाई से हंसी को रोक पाई। मोती साई, मोती साई कैसा बढ़िया नाम है। और वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। मोतीबाई भी हंसते हंसते बोली,
सरकार, मेरी चल नहीं सकती थी, नहीं तो मैं चिट्ठी के सिरनामे पर लिखवाती, मैम साहब रोज को मोती साई का सलाम। चुपचाप हिंदुस्तान को पीठ दिखाओ और अपनी विलायत में झक मारो। जब यह चिट्ठी उसकी फौज में चर्चा पाती, तब उस मुंह जले को मुंह दिखलाने में ला जाती। रानी गंभीर हो गई। पीर अली कल तो लौट आवेगा। यदि उसको किसी ने मार्ग में ही समाप्त न कर दिया तो? आदमी तो चतुर है। बहुत काइयां। मुझको उस पर कभी कभी अविश्वास हो जाता था, परंतु कुछ दिनों से वह ऐसा जी लगाकर काम करता है कि संदेह निवृत्त हो गया। अंग्रेजों के साथ हिंदुस्तानी सिपाही भी हैं, मैंने भी सुना है। भोपाल और हैदराबाद की रियासतों के दस्ते हैं, कुछ तेलंगा पलटन है, बाकी गोरे। सब कितने होंगे? सरकार, ठीक ठीक पता तो नहीं, कई हजार हैं। ठीक बात पीर अली के लौटने पर मालूम होगी। पीर अली इतनी तेजी के साथ गया कि उसको जनरल रोज का दूत मार्ग में मिल गया। उसने जनरल रोज के पास पहुंचने की प्रार्थना की। पीर अली को रोज के पास पहुंचा दिया गया। उसके पास नवाब अली बहादुर का संदेशा और पीर अली का नाम पहुंच चुका था। पीर अली को पाकर रोज प्रसन्न हुआ। पीर अली ने रोज को झांसी की पक्की और कच्ची सब बातें सुनाई। स्त्रियों की सेना का सविस्तार वर्णन सुनकर रोज हैरान हो गया। हिंदुस्तान की स्त्रियां सिपाहीगिरी का काम करती हैं, उसको विश्वास न होता था। परंतु अली बहादुर की चिट्ठियों से और उसने बंबई में आते ही विप्लवकारियों का जो वर्णन सुना था और उस वर्णन में रानी ने जो स्थान पाया था, उससे वह इस असंभव बात को मानने के लिए तैयार हो गया। रोज ने पूछा, रानी ने अंग्रेज बच्चों और स्त्रियों का कत्ल करवाया? हरगिज नहीं, पीर अली ने सच्चा उत्तर दिया। रोज को मार्टिन की चिट्ठी की बात जबलपुर के कमिश्नर ने बतलाई थी और उसने मार्टिन की चिट्ठी पर अपना अविश्वास भी प्रकट किया था। परंतु रोज और उसके साथी अंग्रेज रानी की निर्दोषिता को मानने के लिए तैयार ही न थे। झांसी के कुछ लोगों ने उनके बाल बच्चों का वध किया था, इसलिए उनको सारी झांसी और सारी भूमि से बदला लेना था। रानी झांसी का सजग चिन्ह थी, इसीलिए उनको दोषमुक्त कैसे माना जा सकता था? दूत ने रानी का जो उत्तर दिया वह शिष्ट और मधुर होते हुए भी स्पष्ट था। रोज ने 17 मार्च को ताल बेहट से कूच करके बेतवा पार की। पीर अली आगे किस प्रकार जनरल रोज की सहायता करेगा यह तय हो गया और वह शीघ्र झांसी लौट आया। रोज झांसी की ओर सावधानी के साथ बढ़ा। आसपास का प्रदेश दृढ़ता के साथ अपने अधिकार में करने में उसको 2-3 दिन लग गए। इसी समय रोज को प्रधान सेनापति कैम्पबेल का आदेश मिला। तात्या टोपे ने चरखारी के राजा को घेर लिया है, पहले चरखारी की सहायता करो। रोज ने आदेश का उल्लंघन किया। वह झांसी के महत्व को जानता था। उसने उत्तर दिया, मैं आज्ञा की अवज्ञा के लिए क्षमा चाहता हूं। चरखारी का गिर पड़ना या खड़ा रहना कुछ मूल्य नहीं रखता। मुझको पहले झांसी से निपटना है। चरखारी को राजभक्ति का पुरस्कार मिल गया। तात्या टोपे ने चरखारी से 24 तोपें और 3 लाख रुपए छीन लिए और कालपी लौट आया। पीर अली ने जो समाचार रानी के पास भिजवाया वह बहुत अनोखा न था, परंतु उसको काफी महत्व दिया गया। उसने बतलाया कि पलटनें अमुक अमुक नंबर की हैं और प्रत्येक पलटन में इतने सिपाही। तोपों की गिनती बतलाई और प्रबंध की खूबी को प्रकट किया। रोज की कुल सेना 7,000 कूती गई। नाना भोपटकर तक को पीर अली का विश्वास हो गया और वह रहस्य के कार्यों में शामिल किया जाने लगा। जब मोतीबाई को ही पीर अली पर संदेह न रहा, तब रानी को संदेह हो ही क्यों सकता था? पीर अली ने नवाब साहब के पास भांडेर समाचार भेज दिया और कहला भेजा कि अब बहुत समय तक कोई खबर न मिल सकेगी। पीर अली भयानक खेल खेल रहा था। जिस दिन पीर अली लौट कर आया, उसी दिन राहतगढ़ के भागे हुए लगभग 500 पठान रानी के शरणार्थी हुए। रानी ने उनको नौकर रख लिया। उनके एक सरदार का नाम गुल मोहम्मद था। इन लोगों का समाचार पीर अली ने रोज को नहीं भेज पाया और इस बात का उसको खेद था।
रानी के पास जब ये पठान आए तब वे बड़ी हीन अवस्था में थे। कपड़े सब फट गए थे। न जाने कितने दिन से उनको भरपेट भोजन न मिला था। अच्छे हथियार पास न थे। कुछ के पास तो सिवाय लाठी या छुरी के और कुछ न था। रानी ने उनको सब प्रकार की सुविधाएं दी। उन्होंने प्रण किया, स्वराज्य के लिए रानी के कदमों में अपने सबके सिर देंगे। इन पठानों ने अपने प्रण को जैसा निभाया उसको इतिहास जानता है, और झांसी की लोक परंपरा उसको नहीं भूली और ना कभी भूलेगी। पीर अली को कुछ पठान मिले। उसने पूछा, तुम्हारा कौन मुल्क है खान? झांसी हमारा मुल्क है बाबा। तुम्हारा मुल्क? मैं झांसी का ही रहने वाला हूं। तब तुम बाई बाई है बाबा। बाई साहब का राज्य है खान। बेशक है, और हमारा तुम्हारा भी। झांसी नगर के कोट के सब फाटकों पर बड़ी और छोटी तोपों का उचित प्रबंध कर दिया गया। बारूद और गोले फाटकों की पुर्जों में इकट्ठे कर दिए गए और निरंतर युद्ध सामग्री तथा रसद भेजने का प्रबंध कर दिया गया। फसीलों के छेदों में से बंदूकों की मार का काम जिन सिपाहियों को दिया गया, उनकी तथा उनके अफसरों की उत्कृष्ट व्यवस्था कर ली गई। सबसे बड़ी बात यह हुई कि एक स्थान से दूसरे स्थान को और सब स्थानों से रानी के पास तथा उनके पास से सब स्थानों, सब मोर्चों को तुरंत समाचार और आज्ञाएं भेजने का बहुत अच्छा बंदोबस्त कर लिया गया। ऐसा विश्वास था कि रोज दक्षिण की ओर से आ गया, इसीलिए सागर खिड़की, ओरछा फाटक और सैयर फाटक का खास इंतजाम किया गया। दीवान दुलाजू ओरछा फाटक पर, पीर अली सागर खिड़की पर, कुंवर खुदाबख्श सैयर फाटक पर, कुंवर सागर सिंह खडेराव फाटक पर, पूरन कोरी उन्नाव फाटक पर नियुक्त किए गए। दीवान जवाहर सिंह के हाथ में संपूर्ण नगर और नगर के फाटकों की रक्षा का भार सौंपा गया। किले में हर बुर्ज पर सब मिलाकर 51 बड़ी बड़ी तोपें साजी संभाली गईं। दक्षिणी बुर्ज की तोपें गुलाम गौस खां के संचालन में, पूर्व और उत्तर की तोपें भाव बख्शी के हाथ में और पश्चिम की तोपें दीवान रघुनाथ सिंह के अधिकार में दी गई। किले में पठान, चुने हुए बुंदेलखंडी सैनिक और रानी की स्त्री सेना की नियुक्ति कर दी गई। सब सैनिक लगभग 4000 होंगे। पानी का प्रबंध बहुत अच्छा न था, परंतु संतोषप्रद था। किले के पश्चिमी भाग में शंकरगढ़ में जहां महादेव जी का मंदिर है, एक कुआं था। उसी से सारी सेना को पानी पिलाने के लिए ब्राह्मण नियुक्त कर दिए गए। चैत की अमावस हो गई। नवरात्र का आरंभ हुआ। किले में गौर की स्थापना हुई। रानी ने धूमधाम के साथ सिंदूरोत्सव मनाया। गौर के सामने चांदी ही चांदी के बर्तनों की तड़क भड़क और मंदिर के बाहर सबके लिए भीगे चने और बताशों का प्रसाद। नगर की स्त्रियां सज धज के साथ उत्सव में शरीक हुई। फूलों की सुंदरता और सुगंधी से महादेव जी का मंदिर भर गया। स्त्रियां थोड़ी देर के लिए आने वाली विपत्ति को भूल गई। वे अपने किले में थी, अपनी हंसती मुस्कुराती रानी के पास। उनकी तोपें, उनके गोलंदाज, उनके सिपाही आस पास और अपनी रक्षा का पुख्ता हौसला अपने मन में। फिर किस बात की चिंता थी? महादेव जी के मंदिर के समीप पलाश का एक वृक्ष था। उसमें इन दिनों प्रतिवर्ष बड़े बड़े लाल फूल लगते थे और तीक्ष्ण ग्रीष्म ऋतु में उसके हरे चिकने बड़े पत्ते छाया दिया करते थे। जंगल का अवशेष और स्मारक, महादेव के मंदिर का अकेला पड़ोसी वह वृक्ष काटने से बचा दिया गया था। नवरात्र में वह पलाश लाल फूलों से गस गया। स्त्रियां फूलों की एक एक माला उसकी भी डालों को पहना दे रही थी, मानो सौंदर्य को सुगंधि प्रदान की गई हो। लाल फूलों पर बेला, चमेली, गेंदा और जूही की रंग बिरंगी मालाएं ऐसी लगती थी जैसे प्रभात के समय उषा की किरणों ने गुलाल बिखेर दी हो। इस वृक्ष के नीचे कुआं था और कुएं के ऊपर एक बारादरी। इस बारादरी की रक्षा के लिए ऊंचा परकोटा था। इसके पूर्व में बहुत ऊंचाई पर किले की पश्चिमी बुर्ज और उसके पीछे जरा दूर महल। पूजन के पश्चात स्त्रियां पलाश के वृक्ष के पास से सीढ़ियों द्वारा बारादरी में इकट्ठी हो जा रही थी। रानी वहीं थी। वहीं सिंदूरोत्सव हो रहा था, हल्दी कुमकुम।
रानी विधवा थी, इसीलिए वह स्वयं सिंदूर नहीं दे रही थी, परंतु वहां भाव बख्शी की पत्नी थी और भी अनेक सधवाएं थी जो आपस में सिंदूर दे रही थी और किसी न किसी बहाने एक दूसरे के पति का नाम लिवाने का हंस हंस कर प्रयत्न कर रही थी। मोतीबाई ने भाव बख्शी की पत्नी से कहा, तुम अपने देवर को क्या कहकर पुकारोगी? बख्शिन, मेरे देवर हैं ही नहीं। मोतीबाई, होता तो बख्शिन जो उसको कैसे पुकारती? लाला कहती। और बुंदेलखंड में लाला के लिए दूसरा शब्द क्या है? सरकार, भौवा। सब हंस पड़ी। बख्शिन ने क्रोध में मुद्रा बनाकर कहा, महारानी साहब की सहायता से हरा लिया, नहीं तो मैं इतना छकाती कि ये सब याद करती। रानी बोली, तुम इन सब के लिए अकेली ही बहुत हो। बख्शिन मोतीबाई के पीछे पड़ गई, उसे पकड़कर अकेले में ले गई। बख्शिन, बतलाओ, भगवान का दूसरा नाम क्या है? मोतीबाई, राम, कृष्ण, मुरारी, परमात्मा, अल्लाह। और दया सागर, परवरदिगार, रहीम। मैं तुम्हारा मुंह मीड़ दूंगी। बतलाओ वह नाम जिसको मुसलमान लोग दिन रात जपते हैं, नहीं तो तुम्हारी गत बनाऊंगी। मोतीबाई ने धीरे से कहा, खुदा। बख्शिन ने उसका सिर पकड़कर कंधे से लगा लिया। बोली, खुदा से दूर हो या उसके पास? मोतीबाई ने उत्तर दिया, दूर हूं दीदी, यदि अच्छे दिन आए तो ब्याह करूंगी। रानी के सामने आने को थी कि मोतीबाई ने बख्शिन से कहा, जूही से कुछ मत पूछना, वह सरदार तात्या टोपे को प्राण दिए बैठी है, पर उन्होंने आज तक प्यार की दो बातें भी उससे नहीं की। नहीं पूछूंगी, बख्शिन ने आश्वासन दिया। रानी ने समझ लिया, छेड़छाड़ नहीं की। झलकारी नहीं आई थी, रानी ने उसको बुलवाया। उसने आते ही रानी के पैर पकड़ लिए। रानी ने कहा, मैंने इसके लिए नहीं बुलाया था, तू हर साल आती थी, इस साल अब तक क्यों नहीं आई? सरकार, मुझसे अपराध होगा हो तो? कोई अपराध नहीं हुआ। बचिया घायल तो हो गई थी। हो गई होगी, मरी तो नहीं, बच गई। सरकार ने मोए और मोरे आदमी को बचा लो, नहीं तर कहूं ठिकानो न हतो। तुम्हारे आदमी का नाम भूल गई, उसको क्या कहते हैं? कोई नाम होता है? बख्शिन ने कहा, सरकार इससे बुंदेलखंडी बोली में बोलें। मोतीबाई ने आग्रह किया, सरकार के मुंह से यहाँ की बोली बहुत अच्छी लगती है। जूही ने अनुरोध किया। सुंदर, मुंदर और काशीबाई भी पीछे पड़ गईं। मुंदर बोली, सरकार, बुंदेलखंडी में बोलें तो यह अवश्य अपने पति का नाम बतला देगी। बतलाओगी ना झलकारी? बतला देना भला, नहीं तो हम लोगों की बात बिगड़ जाएगी। झलकारी ने उस बारादरी के वातावरण को परिहास, सौंदर्य, सुगंधि और आग्रह से भरा पाया। उसने हामी का सिर झुकाया। रानी ने कहा, तोरे घर वालों का नाम झलकारी? झलकारी, हो, ऐसे सूदऊ बताओ जात कहूं तो कैसे बताए परमेसरी? मोए को नौ धोखो देओ, जैसे एक बेर पूंछी हती तैसे पूछो अपुन। आज कौन मिति है? पाचई महाराज। 10 दिन पाछे का हुई है? पुणे। रानी हंस पड़ी। उन्होंने फूलों की एक माला झलकारी के गले में डाली, सिर पर हाथ फेरा। विनोद की समाप्ति पर सब स्त्रियां महादेव के मंदिर के पास उतर आईं, उतरती जाती थी और पलाश के पेड़ को हिलाती जाती थी। उसके लाल फूल मालाओं समेत झूम झूम जाते थे। महादेव का मंदिर छोटा सा है और आसपास का आंगन भी सकरा ही है, परंतु उसमें बहुत स्त्रियां इकट्ठी थी। चहल पहल को बंद करके रानी ने स्त्रियों से कहा, 2-4 दिन के भीतर ही अपनी झांसी के ऊपर गोरों का प्रहार होने वाला है। तुम में से अनेक युद्ध विद्या सीख गई हो। जो जिस कार्य को कर सके वह उस कार्य को हाथ में ले। लड़ने वालों के पास गोला, बारूद, खाना पानी इत्यादि ठीक समय पर पहुंचता रहना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर हथियार भी चलाना पड़ेगा। तुम में से कोई मेरी बहन के बराबर हो, कोई माता के समान। अपने बाप की, अपने ससुर की, अपने पति की, अपने भाई की लाज तुम्हारे हाथ है।
ऐसे काम करना जिसमें अपने पुरखों को कीर्ति मिले। मैंने नगर का प्रबंध कर दिया है। तुम्हारी आवश्यकता मुझको किले में है। मेरे साथ रहना। बीच बीच में छुट्टी मिल जाया करेगी, तब घर हो आया करो। झलकारी बोली, मैं सरकार अपने आदमी के पास ही रही हो। अपुन ने उनाव फाटक की तोप उनको सौंपी है। रानी ने मुस्कुरा कर कहा, ऐसो ही हुई है झलकारी। अपने आदमी के पास रही हो, पैऊ को नाव तो बताओ। झलकारी घूंघट काढ़ कर बोली, अब ही तो बताओ तो। सब स्त्रियां हंस पड़ी। रानी ने कहा, अब एक बार सब भगवान का नाम लो। हर हर महादेव। सब स्त्रियों के कंठ से ध्वनित हुआ, हर हर महादेव। उन कोयल किंतु दृढ़ कंठों का वह निनाद किले की कठोर दीवालों से जा टकराया। उसकी झाई महादेव के मंदिर में लौट पड़ी। हुआ हर हर महादेव। अनंत दिशाओं में, अनंत काल में वह अनंत अमर नाद समा गया। महल के पास सिपाहियों के कोठे थे। उनमें नवागंतुक पठान भी थे। हल्ले को सुनकर हथियार लेकर बाहर निकल आए। बुंदेलखंडी सिपाहियों ने उस हल्ले का उनको सविस्तार अर्थ समझाया। उनका अगुआ गुल मोहम्मद बोला, भाई, जहां की औरत लड़ने को ऐसा तैयार है, वहां का मर्द तो आस पास को चक्कर खिला देगा। और हम लोग खुदा कसम इस मुल्क के लिए सब मर मिटेगा। वक़्त आने दो भाई, वक़्त। पठानों ने दांत मीस कर मन ही मन प्रण किया। जनरल रोज ससैन्य 20 मार्च के सवेरे झांसी के पूर्व दक्षिण कामासिन देवी की टौरिया के पीछे झांसी से लगभग 3 मील के फासले पर आ गया। थोड़ी देर में तंबू तन गए। इन तंबुओं को रानी ने किले के महल की छत पर से दूरबीन द्वारा देखा। झांसी भर में सनसनी फैल गई, परंतु वह सनसनी भय की न थी, उत्साह की थी। किले के गोलंदाजों ने भी दूरबीन लगाई। तोपों पर पलीते डालने के लिए हाथ सुरसुरा उठे, परंतु उस समय की तोपों के लिए अच्छा निशाना मारने के प्रसंग में 3 मील का फासला बहुत था। स्त्री गोलंदाजों ने भी दूरबीन पकड़ी। मोतीबाई ने उमंग के साथ रानी से कहा, सवारों का हमला कर दिया जाए तो सब तंबू कनाते तितर पितर हो जाएं। रानी बोली, समझ से काम लो। इन तंबुओं के बीच में अगल बगल और आगे पीछे तोपें लगी होंगी। एक सवार भी लौट कर ना आ सकेगा। लड़ाई किले और परकोटे के भीतर से लड़नी पड़ेगी। घिर जाएंगे, परंतु एक तात्या टोपे राव साहब की सेना लेकर आ जावेंगे। तब रोज की सेना पर दोहरी मार पड़ेगी। राव साहब के पास संदेशा भिजवा दिया गया? आज ही भेजती हूं। पीर अली के हाथ न भेजा जाए। न जाने मन क्यों नहीं बोलता। सोचती हूं किसको भेजूं। रानी ने कुछ क्षण सोचकर कहा, तू बतला मोती, किसको भेजूं? मोतीबाई बोली, जो नाम मन में उठते हैं वे सब किसी न किसी काम पर लिख लिए गए हैं। मैं सोचती हूं जूही को सवार के साथ भेज दिया जाए। वह सुकुमार है, कोमल है, रानी ने कहा। मोतीबाई ने सतृष्ण नेत्रों से रानी की ओर देखा। बोली, सरकार, संसार की जितनी मंजुलता है वह हमारे मालिक में निहित है। उनसे बढ़कर कोई नहीं। इतनी मृदुल होते हुए भी वे फौलाद से भी बढ़कर कठोर हैं। तब उनकी चाकरनी क्या संवाद वाहक का भी काम न कर सकेगी? और फिर वह दृढ़ भी काफी है। इस कार्य में उसका मन लगेगा। उसी को भेजने की अनुमति दी जाए। उसको तुरंत शहर छोड़ देना चाहिए। अंग्रेज लोग शीघ्र घेरा डालेंगे। सब फाटक बंद होने ही वाले हैं। फिर कोई भी ना आ जा सकेगा। रानी ने स्वीकृति दे दी। कहा, मैं जूही को भेजने की अनुमति देती हूं। उसके साथ काशी को भेजना चाहती हूं। तुमको उसके साथ कर देती, परंतु तुम्हारी यहां अधिक आवश्यकता पड़ेगी। रानी ने काशी और जूही को उसी समय कालपी के लिए रवाना कर दिया। उन दोनों के घोड़े अच्छे थे। जरूरी सामान साथ था। दोनों सशस्त्र युवा के वेश में गईं। काशीबाई और जूही के चले जाने पर नगर के सब फाटक बंद कर लिए गए। झांसी की अनेक स्त्रियों ने उसी दिन रानी के पास सैनिक वेश में अपना निवास बनाया। यही स्त्रियां जो घर पर बात बात में चबड़ चबड़ किया करती थी, जरा सा कारण पाने पर
परस्पर लड़ बैठती थी। संध्या के समय वस्त्राभूषणों और फूलों से सुसज्जित होकर थालों में दिए रख रख कर मंदिरों में पूजन के लिए जाती थी। वही स्त्रियां सैनिक वेश में तलवार बांधे और बंदूक कंधे पर साधे चुपचाप अपना अपना कर्तव्य पालन करने में निरत हो गईं। उनका श्रृंगार और वाकयुद्ध सब तलवार के म्यान में समा गया। लोगों की कल्पना थी कि अंग्रेज रात को झांसी पर हमला करेंगे। झांसी सचेत थी, परंतु रात को हमला नहीं हुआ। 21 मार्च को जनरल रोज ने अपने मातहत दलपतियों के साथ दूर से झांसी का चक्कर काटा और भूमि का सूक्ष्म निरीक्षण किया। आक्रमण और रक्षा के स्थान में सेना की टुकड़ियां और तोपें लगा दी। शहर और किले के भीतर के लोगों को जिन जिन मार्गों से सहायता या रसद मिल सकती थी, उन सबको उसने अपने अधीन कर लिया। शहर के सब फाटकों की नाकेबंदी कर ली। उसी दिन चंदेरी से ब्रिगेडियर स्टुअर्ट अपने दस्ते के साथ लौट आया। रोज को और बल मिला। जहां जहां अंग्रेज फौज के दल लगाए गए थे, वहां वहां उनकी रक्षा के लिए खाइयां खोद ली गई। एक स्थान से दूसरे स्थान तक तार लगा दिया गया। कामासिन टोरिया पर एक बड़ी दूरबीन लगाई गई और तार घर कायम किया गया। बात की बात में युद्ध क्षेत्र के एक स्थल से दूसरे स्थल को समाचार भेजने की पूरी सुविधा हो गई और दूरबीन से देखने योग्य किले का सब हाल मालूम करना भी सुलभ कर लिया गया। झांसी के आसपास की सब टोरियों की आड़ से अंग्रेजी तोपखाने मृत्यु वमन करने के लिए वैज्ञानिक तौर पर सन्नद्ध हो गए और टोरियों के बीच बीच में जो नीची जगह और खाइयां थी, उनमें बंदूक चलाने के लिए छेद और नालियां बनाकर सैनिक अपने जनरल की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। रोज जैसा योग्य सेनापति था, उतनी ही सीखी सिखाई हिंसामय और अनुभवी थी। दूसरे दिन 22 मार्च को रोज के 20-25 घुड़सवार निरीक्षण के लिए कोर्ट के कुछ अधिक निकट आ गए। सैयर फाटक के पास दाहिनी ओर जहां ऊंची मटीली टोरिया कोर्ट के बाहर और भीतर हैं, यहां से उन घुड़सवारों के ऊपर तड़ातड़ गोलियों की वर्षा हुई। मरा तो उनमें से कोई नहीं, परंतु घायल अनेक हो गए। रोज को तुरंत समाचार मिल गया। उसने समझ लिया कि झांसी कर्रा मुकाबला करने के लिए तैयार है। रोज ने उसी दिन झांसी पर धावा नहीं बोला। अपने संपूर्ण साधनों और उपकरणों का फिर से निरीक्षण किया। जहां जो त्रुटि पाई उसको संभाला। मंगलवार 23 मार्च को रोज ने हमले की आज्ञा दी। युद्ध आरंभ हो गया। सैयर फाटक की बाईं तरफ एक टेक पर अंग्रेजों का तोपखाना था। वहां से सैयर फाटक और ओरछा फाटक पर तथा उन फाटकों के बीच की दीवार पर गोलों की वर्षा हुई। चलते हुए गोलों की चादर के नीचे गोरी पलटन संगीनी बंदूकें लिए दीमक की तरह चली। खुदाबख्श और दूल्हाजू ने उनको बढ़ने दिया। जब मार के काफी भीतर आ गए, तब उन्होंने कहर को मानो उंडेल दिया। गोरी पलटन धरती में बिछ गई और फिर खुदाबख्श ने टेक के तोपखाने को अपना लक्ष्य बनाया। अंग्रेज तोपची मारे गए और तोपों का मुंह बंद हो गया। तोपखाने के पीछे वाली सेना पीछे को भागी। उसके ऊपर गुलाम गौस ने धनगरज की मार फेंकी। मुश्किल से कुछ आदमी बचकर रोज के पास तक पहुंच पाए। पूर्व की ओर से भी सागर खिड़की और लक्ष्मी फाटक पर हमला होता हुआ दिखा, परंतु उसकी गति धीमी थी। लक्ष्मी ताल के दक्षिणी सिरे का छोटा सा चक्कर देना पड़ा, परंतु भाऊ बख्शी की कड़क बिजली ने पूर्व का मोर्चा ऐसा साध रखा था कि पूर्व की ओर से आक्रमण करने की रोज की साध मन में ही समा गई। रोज ने किले के दक्षिण में जीवन शाह की टोरिया के ठीक बगल में पूर्व की ओर किले से 300 गज के फासले पर मोर्चा बनाया, परंतु इस मोर्चे के बनाने में उसको काफी समय और आदमी खर्च करने पड़े। संध्या तक वह बहुत कम काम कर पाया। रात में मोर्चा बनकर तैयार हो गया। इसके सिवाय रोज ने इस मोर्चे की सहायता के लिए 3 नए मोर्चे और बनाए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियां शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। जल्दी ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ।